गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट, कल की जो हमारी क्लास थी पारिवारिक साधन की थी, जो पूरी तरह से हम कंप्लीट कर दिए थे। आज जो हमारी क्लास है बजट की है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और आप ये सोचोगे कि बजट तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिलेबस में ना होते हुए भी अगर जब हम इसको नहीं समझेंगे तो आय व्यय और बचत को समझना कठिन हो जाएगा। इसीलिए बजट को हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी आय कितनी है, हम उसको व्यय कैसे करेंगे, उसमें से सेविंग कैसे करेंगे, किन किन माध्यमों से करेंगे। समझ रहे हो ना कहीं आपके बजट से भी क्वेश्चन आता रहता है। तो आज पढ़ते हैं हम बजट, और जो पूरी तरह से आपको आज क्लियर हो जाएगा कि बजट बनाते कैसे हैं। हमारा पारिवारिक बजट है क्या? समझ रहे हो ना? पारिवारिक बजट कहते किसे हैं? जैसे यहीं देखिए, एक इमेज के थ्रू बताया जा रहा है कि बजट है क्या। एक व्यक्ति है जो बजट बना रहा है, वो सबको लेकर चल रहा है कि कैसे वो सेविंग करेगा, कैसे काउंटिंग करेगा, कैसे अपने वस्तुओं पर खर्च करेगा, कितना वो फंड को बचाएगा और कैसे फाइनेंस करेगा, तब और कैसे उसको कैश मिल रहा है। समझ रहे हो ना? कहीं यही सब मिला जुला के आपका क्या है? बजट है। पूरी तरह से एक आय और व्यय का ब्यौरा है। क्या है बजट? पूरी तरह से आपका आय और व्यय का ब्यौरा है। यही एक विवरण है जो हम प्रस्तुत करते हैं कि हमें कैसे चलना है, हमारी आय कितनी है और हमको उसी में कैसे एडजस्ट करके आगे पूरे हमारे खर्चे को लेकर कैसे हमें पूरा खर्च करना है, कैसे बचत करना है, और किस तरह से हम बनाएंगे कि हमारा जो व्यय है और आय है दोनों संतुलित रहे। समझ रहे हो ना? तो इसमें से कुछ हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहले उसको समझ लेते हैं कि ये बजट आया कहाँ से। ठीक ना? ये बजट आया कहाँ से? तो देख लीजिए कि बजट शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के बुल्गा शब्द से हुई है। जो बुल्गा शब्द है, बुल्गा ही जो शब्द है उसको हम फ्रांस में फ्रेंच में या फ्रांसीसी भाषा में बुगेट कहा जाता है। ठीक ना? बुगेट कहा जाता है। इसी बुगेट को जब बाद में कन्वर्ट किया गया इंग्लिश में तो पहले इसको बोजेट कहा जाता था। ठीक ना? पहले क्या कहा जाता था? इसको बोजेट कहा जाता था, जो बाद में ये बजट के नाम से जाना जाने लगा। ठीक ना? यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं है, कभी नहीं देखा है, लेकिन ये सब हमको जान लेना चाहिए कि बजट कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कब से हुई है, किस शब्द से हुई है। समझ रहे हो ना? भारत में ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत की बात अगर करें तो बजट की शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी। अंग्रेजों ने ही बजट की शुरुआत की थी। जेम्स विल्सन का इसमें नाम सबसे पहले आता है। इन्होंने ही भारत में सब इनको बजट का जनक माना जाता है। क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। समझ रहे हो ना कि किसको भारत में बजट का जनक किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? जेम्स विल्सन को। क्लियर है? इतनी बातों को हमें जान लेना चाहिए कि हमारा बजट आया कहाँ से, उसके बारे में हम कुछ तो जानना चाहिए कि इसका जनक कौन है, कहाँ से आया, कैसे ये बना। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पहला बजट था, यहाँ से क्वेश्चन आपको एक बार दिखा है हमको कि पहला बजट कब आपका आया था, तो 28 फरवरी 1950 को आया था। किसने लाया था? जॉन मथाई ने। क्लियर है? और क्या है हमारा बजट? अभी बताए हैं कि बजट क्या है? एक आय व्यय का ब्यौरा है, एक विवरण है जिसे हम लिखित रूप में प्रस्तुत कर लेते हैं, उसके बाद उसको लागू करते हैं। समझ रहे हो ना? इसके परिवार का, इसी बजट से हमारे परिवार का स्तर निर्धारण होता है। जैसा आप बजट बनाते हो, जैसा अपने घर का आप मैनेजमेंट करते हो, वैसा ही आपका एक स्टैंडर्ड बनता है। समझ पा रहे हो? यहाँ से ये परिभाषा आपको मिलेगी। इस परिभाषा को पूछ लिया जाता है कि किसने प्रस्तुत की है और क्या है इसमें। तो क्रेग एवं रश के अनुसार अगर हम बात करें इस डेफिनेशन का, किस डेफिनेशन में क्या है, तो आप बस समझ लीजिएगा कि क्रेग एवं रश ने क्या कहा है कि बजट क्या है। बजट भूत के व्यय जो हम पिछले बार खर्च कर चुके हैं, पिछला जो हम खर्च कर चुके हैं
और भविष्य के अनुमानित व्यय, कल हम क्या खर्च करेंगे, कल क्या खर्च किए थे और कल क्या खर्च करेंगे। आई बात समझ में। और वर्तमान समय का निश्चित मदों पर निश्चित व्यय का ब्यौरा होता है। समझ रहे हो ना, ये क्या कह रहे हैं कि हमने कल क्या खर्च किया था, कल क्या करेंगे और आज हम क्या कर रहे हैं। इसी का एक क्या है, ये एक ब्यौरा है, इसी का एक विवरण है। आई बात समझ में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। क्लियर है कि बजट क्या है, बजट क्या है, क्लियर हो गया। बजट से आपका एंजिल का उपभोग टीजीटी पीजीटी में पूछता है, ईआरटी में उसके चरण से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, नेट में भी चरण से क्वेश्चन मिलेंगे। एक एक चीजों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ जो टाइप ऑफ बजट है, यहाँ भी आपका पूछता है कि कौन बजट क्या है, ठीक ना। सैद्धांतिक बजट क्या है, वास्तविक बजट क्या है, ठीक ना, और हमारा संतुलित बजट क्या है, आदर्श बजट किसे कहते हैं, प्रमाणित बजट किसे कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे दिखेगा। तो समझिए कि टाइप ऑफ बजट क्या है, बजट का प्रकार क्या है। तो बजट मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। अगर मेन रूप से इसको हम देखें तो 3 प्रकार का होता है। समझ पा रहे हो। पहला तो होता है बचत का बजट, एक होता है घाटे का बजट और एक होता है संतुलित बजट। समझ रहे हो ना। बचत का बजट वह बजट होता है जो हमारी आय होती है, व्यय करने के बाद जो शेष राशि बच जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, बचत का बजट कहते हैं। समझ पा रहे हो ना। इसी बजट को आदर्श बजट कहा जाता है, आदर्श बजट कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि संतुलित बजट को आदर्श बजट के नाम से जाना जाता है। उसमें दिया हुआ है, होम साइंस के बुक में आपके बहुविकल्पी प्रश्न में दिया हुआ है कि संतुलित बजट ही आदर्श बजट कहलाता है। ये बाय मिस्टेक है, एक मत समझ लीजिएगा कि ये मिस्टेक है। जब उसको पढ़ोगे संतुलित बजट को ही, तो उसमें बताता है कि इसमें क्या होता है, बचत किया जाता है। तो कहीं न कहीं बचत को ही आदर्श बजट कहा जाता है। बचत का ही जो बजट बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आदर्श बजट कहा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ क्या है, जितना आपके पास पैसा आ रहा है, जितना खर्च कर लिए, शेष बचा लिए, उसी को बचत का बजट कहा जाता है। दूसरा क्या कह रहा है, घाटे का बजट। आय आपके पास कम आ रही है और खर्च क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जब आय आपके पास कम है और खर्च आपके पास ज्यादा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ये कौन सा बजट हो जाएगा, घाटे का बजट हो जाएगा, ठीक। और कहीं ना कहीं आपको ऋण लेना पड़ेगा, किसी से उधार लेना पड़ेगा। तो यह बजट क्या है, यह बजट अच्छा नहीं माना जाता है। तीसरा बजट जो हम देखते हैं, बैलेंस बजट को देखते हैं कि बैलेंसिव बजट क्या होता है, संतुलित बजट क्या होता है। जितना आपके पास आय है, व्यय उतना ही करते हो। आय व्यय में हमेशा संतुलन रहता है, यानी बचत का इसमें कोई प्रावधान नहीं हो पाता है। मान लीजिए आपके पास 20,000 30,000 इनकम है और आपका खर्च भी उतना ही लगभग आ रहा है। कैसे कैसे कितना भी कर रहे हो, जाते जाते आपका पूरा खर्च जो है उतना तक 30,000 तक चला जा रहा है। ना आपका पैसा एक ठो बचता है और ना ही एक पैसा घटता है। उसे हम क्या कहते हैं, संतुलन क्या हो गया, दोनों में संतुलन स्थापित हुआ। लेकिन यहाँ पे कहीं भी आप देखोगे तो बचत नहीं आई। अगर यहाँ पे कोई बीमार पड़ गया, कोई आपके साथ दुर्घटना घट गई, आपके घर में मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन अरेंज करना पड़ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, खर्च ज्यादा हो जाएगा। तो ये किस में आ जाता है, ये आ जाएगा इसमें, घाटे के बजट में। तो क्या आप इसको आदर्श बजट मानोगे, नहीं मान सकते हो, क्योंकि हमेशा हमारे बजट में बचत का प्रावधान होना चाहिए। क्लियर है।
तो इसलिए इसको हम आदर्श बजट नहीं कहते हैं। ये एक संतुलन स्थापित करके बजट तैयार होता है, ठीक ना। इसके अलावा एक और बजट आपका होता है आदर्श या प्रमाणित बजट। ये समझिए कि ये दूसरा है, आदर्श या प्रमाणित बजट। प्रमाणित बजट इसमें क्या होता है, किसी एक बजट को, मान लीजिए घर में खर्च कर रहे हो, एक महीने में ऐसा आप बजट बनाए हो जिसमें खर्च भी हम कर लिए और हमारे पास पैसा भी कुछ बच गया, समझ रहे हो ना। उस महीने में बहुत आराम से हमारा कोई टेंशन नहीं हुआ, हमारा बहुत अच्छे से बैलेंस गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्या किया जाता है, उसी बजट को आदर्श या प्रमाण मानकर कि अब इसी के आधार पर हम बजट बनाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आदर्श बजट कहते हैं या प्रमाणित बजट कहते हैं। क्लियर है। एक और बजट होता है आपका वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्यों का बजट। एक और बजट आपका होता है इसके अलावा वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्यों का बजट। इसमें क्या किया जाता है, एक अपने दिमाग में धारणा बैठा ली जाती है कि जो भी हम वस्तु ले रहे हैं उसकी मात्रा कितनी है, कितने मात्रा में हमको खरीदना है और उसका मूल्य कितना आएगा, समझ रहे हो ना। तो जब इतना हमको चीजों का पता चल जाता है, उसके आधार पर हम बजट बना लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्यों का बजट। क्लियर है। लेकिन हमारा जो मेन बजट है ये 3 बजट है। कौन कौन सा, बचत का, घाटे का और संतुलित बजट। क्लियर है। एनी डाउट, कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताइएगा। इसको देख लीजिए एक बार और क्या कह रहा है। टाइप ऑफ बजट में 3 प्रमुख बजट होता है। प्रमुख मतलब ये समझ लो किसी से आपका क्वेश्चन आता है, आई बात समझ में। ये आदर्श बजट ये है, लेकिन हम अगर पूछेगा कि आदर्श बजट कहते किसे हैं तो हम बचत के बजट को, इसका अगर नाम दे देता है प्रमाणित बजट या आदर्श बजट, तब आप इसको आप टिक कर सकते हो, समझ रहे हो ना। लेकिन हमेशा अगर इसका नाम दे के पूछेगा कि किसका ये कौन सा आदर्श बजट है, तो हमेशा बचत के बजट को लगाओगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, इसके अतिरिक्त बजट और भी प्रकार के होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको भी समझ लीजिए कि पहला क्या है, पूर्ण एवं आंशिक बजट। इसमें क्या किया जाता है कि पूरी आय को, जितना आपके पास इनकम आती है, ध्यान देके सुनिएगा बस, जितना आपके पास पैसा आ रहा है उसके आधार पर हम एक व्यय का विवरण तैयार कर लेते हैं कि मेरे पास 40,000 50,000 जितना आ रहा है, उसका क्या करते हैं, इतना ही हमारे पास खर्च होगा। ये व्यय का विवरण हो गया। ये पूरी तरह से एक ऑल ओवर देख लेते हैं कि कितना मेरा पैसा है, कितना खर्च होगा, उसके आधार पर इसको तैयार कर लेते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, आंशिक रूप से क्या करते हैं, बड़े बड़े प्रमुख मद होते हैं उसको हम लिख लेते हैं, समझ रहे हो ना। प्रमुख मद मतलब फीस का इतना लगेगा, समझ रहे हो ना, इतना यातायात पर खर्च होगा, इतना यहाँ पे खर्च होगा, तो ये मेन इतना भोजन पे खर्च होगा। तो ये चीजें हम एक मान लेते हैं कि ये प्रमुख हमारा मद है, इतना इस पर खर्च होगा। आई बात समझ में। अब उसको क्या करते हैं, हम छोटे छोटे चीजों को वहां पे नहीं नोट करते हैं, छोटे छोटे चीजों का ब्यौरा नहीं देते हैं। मेन चीज को प्रमुख मानकर कि यहीं पे इतना खर्च होगा, तो हमारे छोटे छोटे खर्च तो ऑलरेडी उसमें हो जाएंगे। उस बजट को क्या कहते हैं, पूर्ण एवं आंशिक बजट कहते हैं। क्लियर हो गया। एनी डाउट। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि सैद्धांतिक या वास्तविक, रियल बजट क्या होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि परिवार का जो रियल इनकम है, जो फिक्स है कि सैलरी आ रही है, महीने में हमारी सैलरी आ जाती है, वो रियल इनकम फिक्स है आपका। और व्यय के ब्यौरे को
वास्तविक बजट कहते हैं, ठीक ना। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हमारा जितना खर्च है आपका भी उतना खर्च हो, सबका अलग अलग होता है, पैसा उतना ही आता है लेकिन खर्चे क्या होते हैं, उतने ही लोग रहते हैं लेकिन खर्च होता है जो अलग अलग होता है। तो ये सबका अपना अपना बजट होता है, यह नहीं है कि किसी एक बजट को हम आदर्श मानकर उस पर हम चल रहे हैं। आई बात समझ में। अब क्या करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रियल बजट कहते हैं या सैद्धांतिक बजट कहते हैं। क्लियर हो गया कि हमारा जितना आय है उसी के हिसाब से अपने व्यय का ब्यौरा बना लिए, लेखा जोखा तैयार कर लिए, उसी को हम क्या कह देते हैं कि यही हमारा सैद्धांतिक बजट है। आई बात एवरेज बजट की, औसत बजट की। अब ये ध्यान देने की बात है कि यह औसत बजट क्या होता है। ध्यान रखिएगा कि यह क्या कह रहा है, वर्ग विशेष के समस्त परिवारों की आय और व्यय को बताता है। यानी क्या है, एक विशेष वर्ग, मान लेते हैं कि यह मारवाड़ी समुदाय है या मुस्लिम समाज है, ये पंडित लोग हैं, ये ऐसे कैटेगरी के लोग हैं, तो इन पर इतना, इस मद पर ये लोग इतना खर्च करते होंगे। आई बात समझ में। तो एक एवरेज लगा लिया जाता है कि इस वर्ग का इतना इनकम आती है तो इस वर्ग का पैसा इतना तो इसी काम पर जाता होगा। ये पंडित हैं तो इनका इतना पूजा पाठ पर जाता होगा, टीचर है तो इनका इस पर इतना जाता होगा। समझ रहे हो ना। तो किसी एक वर्ग विशेष को मानकर उसके आधार पर जब हम आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, औसत बजट कहते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो रहा है ना, एनी डाउट। नेक्स्ट आप देखिए, ये तो टाइप हो गया, टाइप पूरा क्लियर है। आप कितने पढ़ लिए हो बजट, वहां पे 3 पढ़ लिए, यहाँ पे 3 पढ़ लिए, 2 एक्स्ट्रा बता दिए। ये पांचों चीजों को आप अपने दिमाग में क्लियर करके रखिएगा। नेक्स्ट है पारिवारिक बजट की मुख्य मदें। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि पारिवारिक बजट जो आप बनाते हो किस किस आइटम पे आप खर्च करते हो, ठीक ना। मदे का मतलब होता है आइटम, ठीक ना। तो पहले ही क्या करते हो, भोजन पे करते हो ना। पहले हम सबसे हमारी जो प्राथमिक आवश्यकता है हम उस पर ध्यान देते हैं। बजट बनाते समय हम सबसे पहले प्राइमरी चीजों को ध्यान में रखते हैं ना। तो पहले हम क्या करते हैं, भोजन को देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है, किस कैटेगरी के लोग हमारे घर में हैं, किनका कैसा स्वास्थ्य है, कितने आपके बुजुर्ग हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, तो उस हिसाब से हम बजट बनाते हैं। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट आपका वस्त्र है, वस्त्र को भी ध्यान में रखते हैं कि किस सदस्य को इस महीने में कपड़े की भी आवश्यकता है, किसको यूनिफॉर्म बनवाना है। समझ रहे हो। मनोरंजन, हमारे घर में कुछ मनोरंजन का साधन भी होना चाहिए, ठीक ना, कुछ इंटरटेन होना चाहिए। ये क्या होता है, इससे हमारा जो माइंड होता है फ्रेश होता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत, अब क्या करोगे, वो अगर नशा के रूप में ले लोगे तब वहां पे ज्यादा दिक्कत हो जाती है। समझ रहे हो ना। लेकिन मनोरंजन भी हमारे घर में होना चाहिए। आवास पे खर्च करते हैं, यातायात पे खर्च करते हैं, अन्य घरेलू व्यय, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे घर में खर्चे होते हैं, उस पर भी हम पैसे को व्यय करते हैं। बचत पर भी एक आदत हो जाती है कि हमें इतना बचत करना है, 1000, 2000, 5000 इस महीने में देखें कि हम कितना बचा लिए। तो ये आदत एक होनी चाहिए, एक गृहिणी में ये आदत होनी चाहिए। और ये भी क्या, एक मद के रूप में इसको रखना चाहिए कि हमारे महीने में कुछ भी हो जाए, इस महीने में इतना तो हमको बचत करना ही करना है। आई बात समझ में। तो ये भी इसीलिए मद में ही आता है। और शिक्षा पर भी व्यय होता है। तो यही जो सारी चीजें हैं जिस पर हम पैसे को खर्च करते हैं। क्लियर है। बजट बहुत आसान है, समझ लो कि ये इतना आसान है कि आप डेली प्रतिदिन अपने घर में बनाते हो, देखते हो बनाते हुए, खर्च होता है, इसी से गुजर रहे हो आप। आपकी जो दिनचर्या है यहीं से शुरू होती है, बजट से ही। किसी भी चीज को अगर इजी वे में लोगे तो बहुत आसान लगेगा, अगर उसको बहुत कठिन बना दोगे आप लोग तो कठिन लगने लगेगा। अब देखिए, जब बजट बनाते हो आप, जब बजट बनाने बैठते हो तो
स्टेप बाय स्टेप क्या करते हो, इससे क्वेश्चन बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। बजट बनाने के जो चरण होता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। पहले, सबसे पहले क्या करते हो, बजट की अवधि का निर्धारण करते हो कि कैसे, कौन सा बजट बना रहे हो आप। दैनिक बजट बना रहे हो कि मासिक बजट बना रहे हो कि वार्षिक बजट बना रहे हो। इसमें भी समझिए कि सबसे जो बेहतर बजट होता है मासिक बजट होता है, ठीक ना। वार्षिक ना तो वार्षिक बजट सही होता है, ना दैनिक बजट सही होता है, ठीक ना। दूसरा है, अब उसके बाद अवधि का जब निर्धारण कर लिए, उसके बाद क्या करोगे, परिवार में जितने भी सदस्य हैं अनावश्यक वस्तुओं सेवाओं की सूची बनाना, ठीक ना। जो भी उनकी आवश्यकता है कि कितनी आवश्यकताएं बहुत नेसेसरी है, उसका हम क्या करेंगे, शेड्यूल बना लेंगे, एक सूची तैयार कर लेंगे कि हमारे घर में कितने सदस्य हैं और इस मंथली बजट आप बना रहे हो, ठीक ना। इस महीने में उनको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक ना। दूसरा हो गया। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का योग करेंगे और बजट पर होने वाले पूर्ण राशि का अनुमान लगाएंगे। अब देखेंगे कि हम जो लिस्ट तैयार कर लिए हैं, क्या जितना आय आ रहा है उतना ही व्यय हो रहा है कि कहीं उससे ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखिए वही बजट आ रहा है कि संतुलित होगा कि घाटे का होगा कि बचत का होगा, देख रहे हो ना। तो इसीलिए मेन ये बजट होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि व्यय का पूरी मद जो है उस पर कितना व्यय हो रहा है, टोटल करेगी कि इतने हजार को इनको चाहिए, इतने हजार का इनको चाहिए, इतने हजार का इनको चाहिए, तो टोटल करें तो हमारा 5-10 हजार हो गया, वो व्यय का टोटल कर ली। उसके बाद अब आय जो आने वाली है, ठीक ना। कोई कोई तो आय फिक्स होती है सैलरी का, लेकिन कोई कोई ऐसा भी व्यवसाय होता है जिसमें एक अनुमान लगाया जाता है कि इस महीने में कितना पैसा आ सकता है मेरे पास, ठीक ना, कि कितना पैसा आ सकता है। जो आप काम कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं है कि हर महीने में इक्वल है, एक सैलरी ही फिक्स रहती है, ठीक ना। अब उसका एक अनुमान लगा लेंगे। अनुमान क्यों बोल रहा है, क्योंकि सबका व्यवसाय अलग अलग होता है। अनुमान लगा ली। तीसरे चरण में ये काम कर रही है। चरण को क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इधर उधर कर देगा, आपको सीक्वेंस में लगाना रहेगा। फिर चौथा क्या कह रहा है, चौथे चरण की बात आई तो उसमें हम क्या करेंगे, परिवार की आश्वस्त आय एवं संभावित आय, जो ये सैलरी है और जो व्यवसाय से आने वाली इनकम है, ठीक ना। मान लीजिए कोई दुकान ही किया है, कोई सब्जी ही लगा रहा है, तो एक संभावित रहेगी ना कि संभावना है कि इतना आ जाएगा और इनका तो इतना मिलता है। ये दोनों को क्या कर लेगी, अनुमान लगा ली कि दोनों का क्या है, दोनों को कैलकुलेट कर ली कि इतना मेरे पास पैसा हो जाएगा। यहाँ जोड़ ली है कि इतना मेरे पास व्यय है, कुल इतना खर्च है, खर्च का अनुमान लगा ली है और पूरी राशि का भी अनुमान लगा रही है, ठीक ना। अब यहाँ दोनों को वो जोड़ रही है, आय को सिर्फ जोड़ रही है। पांचवें स्टेप में क्या कर रही है गृहिणी कि अनुमानित आय एवं प्रस्तावित व्यय में संतुलन स्थापित कर रही है कि जो मेरे पास आय आ रहा है क्या उतना ही खर्च हो रहा है, क्या यह संतुलित बजट है कि यह घाटे का बजट हो रहा है। यहीं पे वो देख रही है तीनों को कि क्या हमारा बजट जो है वह संतुलित है, क्या घाटे का बजट है, घाटे का बजट है या बचत का बजट है, बचत का बजट है। यहीं पे वो तीनों का अनुमान लगा रही है, यहीं पे वो तीनों इंक्लूड कर रही है, ठीक ना। किस चरण में तीनों इंक्लूड हो रहा है, पांचवें चरण में। छठे चरण में क्या कर रही है, पूरे बजट का निरीक्षण कर रही है, पूरे शुरू से लेकर अंत तक का कि हमने कितना बनाया है, इसमें से कितना नेसेसरी चीजें हैं, कितना अनावश्यक चीजें हैं, ये सबको पहले वो देख रही है। ठीक, देखने के बाद क्या कर रही है, नियंत्रण कहाँ वो करेगी, किस वजह से करेगी कि हमारा बजट क्या हो रहा है, घाटे का बजट हो रहा है, आय हमारे पास कम आ रही है और खर्चे हमारे ज्यादा हो रहे हैं, तो बैलेंस वही करेगी ना।
बचत के बजट में करेगी? वो नहीं करेगी। संतुलित बजट में करेगी? नहीं करेगी। बचत के बजट में करेगी। संतुलित में भी वो एक तरह से स्थापित कर सकती है कि चलिए जितना आय है उतना तो व्यय है। तो यहाँ पे ये दोनों बजट हमारा इंक्लूड हो रहा है, संतुलित और बचत का बजट, ठीक ना। यहाँ पे कहाँ पे? आपके 7वें चरण में, जहाँ पे वो नियंत्रण लगा रही है। 8वें में क्या कर रही है? समायोजन स्थापित कर रही है। अगर बैलेंस ज्यादा हो रहा है किसी एक सदस्य का, जो हो सकता है कि अगले महीने में भी हम कंप्लीट कर लें उसके जरूरतों को, तो वो क्या करेगी? अपने लिस्ट से उसको हटाएगी या उसी में एडजस्ट करेगी, उनको और कम में खर्च चलाने के लिए कहेगी कि कपड़ा ही लेना है तो आप 2000 का मत लो, आप 1000 का ले लो। ये हो जाता है समायोजन, एडजस्टमेंट। क्लियर है इतनी बातें? उसके बाद क्या करेगी? पूरी तरह से व्यय का 9वें चरण में व्यय का मूल्यांकन करेगी कि हमारी आय कितनी आई थी और कितना हमने व्यय किया, ठीक ना। वो पूरी तरह से जितना आपका पैसा खर्च हुआ, हमेशा मूल्यांकन किसका होता है? व्यय का, खर्चे का, कितना खर्च हुआ। कभी ये नहीं सुने होगे, कोई ये नहीं कहता होगा कि बचत का कोई मूल्यांकन करता है, कभी सुनते हो? तो हमेशा व्यय का मूल्यांकन किया जाता है, बचत का मूल्यांकन नहीं होता। वो ग्रेडी तो उसे छुपा के रखती है, लेकिन कहाँ रखेगी ये आगे वो भी पढ़ोगे कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। आप थोड़ा सा अपने मोबाइल का को चेक कर लिया करिए। आप कहते हो कि आवाज़ स्लो आती है, आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट आती है। हर मोबाइल में हम चेक करके देख लिए हैं, आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट आती है, और इससे ज़्यादा लाउडली कैसे कोई बोल सकता है? समझ रहे हो ना। तो आप अपने मोबाइल को थोड़ा एक बार देख लीजिए। हो सकता है किसी में ऑडियो कहते हो नहीं आता, किसी में आवाज़ बहुत धीमी आती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पूरी तरह से हर चीज़ क्लियर रहता है, तभी हम आपको वो लेक्चर देते हैं, जब सब कुछ उसका ओके रहता है, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा अपने में ध्यान रखिएगा। अब एक बार और इसको समझ लीजिए जल्दी जल्दी, अभी तो धीरे धीरे समझाए हैं, स्टेप बाय स्टेप एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि है बहुत इंपॉर्टेंट ये। बजट बनाने के चरण में सबसे पहले हम क्या करते हैं? अवधि का निर्धारण करते हैं कि हमें मासिक बनाना है कि वार्षिक बनाना है। उसके बाद क्या करते हैं? सबकी जितने भी हमारे घर में सदस्य होते हैं उनकी आवश्यकताओं की एक लिस्ट बनाते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं उस पर कितना हमारा व्यय होगा, ठीक ना, कितना व्यय होगा और कितनी हमारी राशि है उसका एक अंदाजा लगा लेते हैं। चौथे स्टेप में क्या करते हैं कि परिवार की जो एक फिक्स आय रहती है उसको लेते हैं और एक संभावित आय रहती है उसको, दोनों को जोड़ के देखते हैं कि हमारे पास इनकम कितनी आ रही है, इनकम कितनी आ रही है। पांचवें स्टेप में हम क्या करते हैं कि जितना हमारे पास आय आई है उसी व्यय में हम संतुलन स्थापित करते हैं, यानी हम संतुलित बजट बनाने का प्रयास करते हैं कि हमारा घाटे का बजट ना बन पाए, हमारा जो बजट बने वो बचत का हो जाए लेकिन घाटे का बजट ना हो। आई बात समझ में? उसके बाद हम क्या करते हैं? पूरी तरह से यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक एक स्टेप का हम निरीक्षण करते हैं कि जो हम बनाए हैं कहीं कोई सदस्य छूट तो नहीं रहा है, किसी की आवश्यकताएं ऐसी तो नहीं है कि अनावश्यक हम पूरा कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये चीज़ का हम निरीक्षण कर लेते हैं। जो भी वो फालतू चीज़ें होती हैं, ये लगता है कि इसके बिना भी काम चल सकता है, अगले मंथ में भी हम इसको देख सकते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम नियंत्रण लगा लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। उसके बाद वो समायोजन कर लेते हैं, एक चीज को हटा के दूसरी चीज को इंक्लूड कर लेते हैं। समायोजन करने के बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास आय कितनी आई थी और हमारे पास खर्चा कितना हुआ। क्लियर है? कहीं से कुछ कठिन लगा आपको? बिल्कुल आसान है, आप करते हो। इस चीज को एक बार और देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एंजिल का उपभोग नियम। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। जो एंजिल हैं एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने 3 परिवारों पर अध्ययन किया। एक जो हाई कैटेगरी से बिलोंग कर रही थी, एक मिडिल कैटेगरी से बिलोंग कर रही थी और एक बिल्कुल निम्न स्तर से बिलोंग कर रही थी, लो कैटेगरी से।
समझ रहे हो ना। उन्होंने देखा और जो निष्कर्ष निकाला उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन आता है, ठीक ना। उन्होंने क्या किया, एक स्टडी किया और उस स्टडी में देखा कि हमारा जो भोजन है, ठीक ना, भोजन पर कितना खर्च हो रहा है, मकान पर कितना खर्च हो रहा है, वस्त्र पर कितना खर्च हो रहा है, अन्य चीज़ों पर कितना लोग खर्च कर पा रहे हैं, ठीक ना। जिसका जैसा स्टैंडर्ड है वह कैसा अपना व्यय बजट बना रहा है। आई बात समझ में। तो हम देखते हैं कि इनका निचोड़ क्या है। इन्होंने कहा, एंजिल ने क्या कहा, ये जब उपभोग का नियम बनाए तो इन्होंने कहा कि भोजन पर जो व्यय किया जाने वाला जो प्रतिशत व्यय है वो घटता है, ठीक ना। क्यों घटता है कि निम्न आय वर्गीय जो लोग हैं वह अपने भोजन पर 60% खर्च करते हैं, जबकि जो हाई कैटेगरी के लोग हैं, जो उच्च स्तर के लोग हैं, ठीक ना, परिवार है, वह 50% ही अपने भोजन पर व्यय करता है। आई बात समझ में। आप देखते हो कि भोजन की प्राथमिकता जो होती है, जितने भी मजदूर वर्ग होते हैं, जितने आप काम करने वाले लोग होते हैं, उनको ज़्यादा होती है, समझ रहे हो ना। उनकी कैलोरी डिमांड भी ज़्यादा होती है और वह क्या है, उनका जीवन यापन बहुत सीमित रहता है। उनका बस खाना पहन कैसे भी पहन लो, बस खाना और सोना होता है। दिन भर में जो कमाए रात को खा के सो गए। वही उसी स्तर पे इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक ना। अब क्या किए कि जब वो निम्न वर्गीय थे तो वो 60% भोजन पर व्यय करते थे, और जो ये वर्ग होता है ये भोजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, अपने स्टैंडर्ड मेंटेन को लेके वो परेशान रहता है, समझ रहे हो ना। दूसरा क्या कहे कि मकान, ये सब मद भी पूछ सकता है, मकान, वस्त्र, बिजली आदि पर जो प्रतिशत व्यय है उतना ही रहता है, ठीक ना, उतना ही रहता है, इसमें स्थिर रहता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो बात होती है वह स्थिर रहता है, ठीक ना, स्थिर रहता है। लेकिन जब हाई कैटेगरी के लोग जाते हैं, बजट जिनका होता है, जो बहुत उच्च वर्ग के लोग होते हैं, वह जो विलासिता संबंधी वस्तुएं हैं, सीखना, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, मनोरंजन पर उनका जो प्रतिशत व्यय है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, समझ रहे हो ना, बढ़ जाता है। वो इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारे पास कौन सी कार होनी चाहिए, हमारे पास कैसा मकान होना चाहिए, तो इनका प्रतिशत व्यय क्या होगा, बढ़ जाता है। जबकि यहाँ पे स्थिर है, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो विलासिता संबंधी, विलासिता का मतलब होता है यही चीजें हैं, चीजें यही हैं, यहाँ पे बहुत हाई फाई हो जाती हैं, ठीक ना। गाड़ी यहाँ पर भी है, मकान यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ मकान क्या है, एक मकान नहीं है, पूरी तरह से एक महल है, ये समझ लो। उसी का विलासिता, भोग विलास, यहाँ पे भोग विलास पर उनका प्रतिशत व्यय बढ़ जाता है। क्वेश्चन यहीं से आता है, जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बता देंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। आपको टेबल वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो इनको दिया हुआ है कितना याद कर लो, वो थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन जब इसको याद कर लोगे तो बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। क्लियर है। बजट में जितना अभी तक पढ़े हो सब क्लियर हुआ कि नहीं। ये देखो, ये पूछता नहीं है, फिर भी आप इसको भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी कहीं क्वेश्चन दिखाई दे देता है ये टीजीटी में कि रोकड़ वही क्या होता है, ठीक ना, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन दे देता है। अब घरेलू जो हिसाब किताब रखते हो, किन मद पर कितना खर्च करते हो, इसका भी एक तरीका होता है, एक डायरी मेंटेन होती है ना, डायरी मेंटेन। तो वही डायरी मेंटेन है ये कि डेली का हिसाब किताब उसमें हमें लिखना चाहिए, उसको रखना चाहिए। और जबकि यहाँ पे है तो ये जो व्यवसायी लोग होते हैं एक रोकड़ वही रखते हैं, एक पेज पर नाम लिखते हैं, एक पेज पर कितना उनका उधार है, कितना क्या है, कौन क्या ले गया है, उस चीज़ को लिखते हैं, ठीक ना। क्लियर है। तो उसी को वही रोकड़ कहा जाता है, जहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभार पूछ देता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। समझ रहे हो। तो आज जितना हमारा बजट में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आपको सब क्लियर कर दिए। इससे जितने भी संबंधित प्रश्न बनेंगे अब हम कब कराएंगे, पूरी तरह से जब हमारा बजट, आय, व्यय और बचत तीनों कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है।
कभी भी देखोगे तो तीनों चैप्टर का एक दूसरे से रिलेशन करके क्वेश्चन बनता है आपका। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, वो तभी हम आपको पूरे MCQ कराएंगे, ठीक ना। आज हमारा पूरी तरह से बजट कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट के थ्रू हमें बताइएगा। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू।